नमस्कार दोस्तों क्या आपको चाइना की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आज सुबह ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कि जेफरीज का जो इंचार्ज है, जो जेफरीज का मेन हेड है, ग्लोबल हेड है इक्विटी रिसर्च का, उसका नाम है क्रिस वुड। दोस्तों जो ये जेफरीज है यूएस में हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क के अंदर, और ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है। तो दोस्तों ये लोग स्टॉक मार्केट्स पे अपनी राय देते हैं। इसका ये जो क्रिस वुड है यानी कि जेफरीज ही कह लीजिए, इसका कहना है कि चाइना की मार्केट इनक्रेडिबली चीप है। आज के टाइम पे काफ़ी सस्ते शेयर्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप चाइना का पीई देखते हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो 8 है, ओनली 8। और इंडिया का देखते हो तो हमारा करीबन चल रहा है 22, 23, 24 के आसपास, ऐसे घूमता रहता है दोस्तों। वहीं पे अगर मान लीजिए आप अमेरिका का देखते हो तो उनका भी 18, 20, 21, 22 पे दोस्तों चलता रहता है। इस तरह का है उनका भी दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि चाइना काफ़ी सस्ता है। क्रिस वुड ने यह भी कहा कि इंडिया में अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को छोड़ दें तो हमारा प्राइस मल्टीपल जो है वो 29 पे पहुंच जाएगा। यानी फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ के बची हुई इंडियन मार्केट्स इतनी ज़्यादा महंगी हैं, तो भैया जब उनको चाइना 8x पे मिल रहा है, 8 के पीई पे मिल रहा है, तो इंडिया को वो 23 या 29 के पीई पे क्यों खरीदें, इतना महंगा क्यों खरीदें। क्रिस वुड ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूएस में जो ये रेट कट हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, जो 50 बेसिस पॉइंट का भी आया था, उसमें ज़्यादा कैपिटल इंडिया में नहीं आएगी, शायद चाइना में या कुछ और कंट्रीज़ में जाए जो कि कंपैरेटिवली सस्ते हैं। अब मुद्दा ये है कि इस पे डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर क्रिस वुड कह रहा है कि चाइना इज़ अ बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट्स नाउअडेज, तो थोड़ी सी रिसर्च तो दोस्तों इस पर बनती है। तो वही रिसर्च आज मैंने बैठ के की और मैंने देखा कि ये ठीक बात है कि चाइना जो है 8 के पी पे मिल रहा है दोस्तों। वैल्यूएशन ज़बरदस्त, क्योंकि 8 का पी, इससे सस्ता प्राइस टू अर्निंग रेशो इतनी बड़ी कंट्री का मिलना मुश्किल है दोस्तों। चाइना एक बड़ा कंट्री है, तो चाइना के ऊपर किसी बाहरी कंट्री का तो रिस्क फैक्टर है नहीं भाई, जैसे यूक्रेन पे अटैक हो गया, ऐसे चाइना पे तो चांस नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स रहेंगी, शायद अमेरिका इंडिया जैसे लोग यहाँ पे व्यापार अपना कम कर दें, उससे चाइना की ग्रोथ थोड़ी बहुत कम हो सकती है। दोस्तों सोचने की बात यह है कि चाइना ने पिछले काफ़ी सालों में 1993 से लेके अब तक पिछले लगभग 30 सालों में 10-12% की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल करी है, और अब जो है वो 4 या 5% के आसपास चल रही है दोस्तों। चाइना में काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल इशू हैं, उसकी वजह से दोस्तों आजकल इन्वेस्टर्स चाइनीज शेयर मार्केट से निकल रहे हैं। उनका सेंटीमेंट बिगड़ रहा है कि भैया देखो यहाँ पे ग्रोथ तो आ नहीं रही, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी एक ही पार्टी की सरकार है, कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेती है। चाइना के अंदर रियल इस्टेट सेक्टर में दिक्कतें आ रही थी, बबल बन रहा था, वहाँ की सरकार ने बबल को फोड़ने के लिए रेगुलेशन लेके आए और बबल फूट गया, तो वहाँ पे लोगों का, जिनके पास भी प्रॉपर्टी थी, उनका सेंटीमेंट बेकार हो गया, उन्होंने कंज्यूम करना कम कर दिया, तो कंपनियों की सेल्स कम होगी, तो कॉरपोरेट्स का भी प्रॉफिट दोस्तों वहाँ से कम हो गया। तो रियल इस्टेट का इम्पैक्ट दोस्तों अल्टीमेटली कॉरपोरेट सेक्टर पे, पूरे कॉरपोरेट सेक्टर पे चाइना में पड़ता हुआ नजर आया। वहीं पे जो चाइना की आईटी कंपनीज थी, उन पे भी चाइना की सरकार ने बड़े सारे रेगुलेटरी क्रैकडाउन करे। अब ये उन्होंने सही करा कि गलत, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन्वेस्टर्स को लगा कि रेगुलेटरी ओवर रीच है, यानी कि चाइना की जो सरकार है वो ज़्यादा ही तंग कर रही है बिजनेसेस को। तो बड़े सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स दोस्तों इसलिए भी चले गए कि उनको वहाँ पे सरकार की पॉलिसी थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। लेकिन दोस्तों सोचने की बात यह है कि भैया चाइना अभी भी 4 या 5% की रेट से ग्रो कर रहा है। चाइना की इकोनॉमी $16 ट्रिलियन के आसपास है, काफ़ी बड़ी है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। चाइना पे कोई अटैक नहीं कर सकता, तो उनको वर्ल्ड से, जियोपॉलिटिक्स से इतनी भी कोई बड़ी टेंशन नहीं है। और वहाँ की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने ज़बरदस्त जीडीपी ग्रोथ दोस्तों करके दिखाई है। तो अब रहे कॉरपोरेट्स दोस्तों, अब किसी भी देश के अंदर बिना कंपनीज की ग्रोथ के देश दोस्तों ग्रो नहीं कर सकता। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चाइना में पूरा चाइना ग्रो कर जाए और कॉरपोरेट्स ग्रो ना करे। ये हो सकता है कि चाइना पहले 10% पे ग्रो कर रहा था, अब 5 पे करा, तो कॉरपोरेट्स की भी ग्रोथ रेट दोस्तों थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन सोचने की मुद्दे की ये बात है कि क्या 8 के पी की जितना भी चाइना डिजर्व नहीं करता। तो मुझे दोस्तों
प्रैक्टिकली ऐसा नहीं लगता कि 8 के पी को भी ये लोग डिजर्व नहीं करते। ये कोई रिस्की, इस एंगल से रिस्की कंट्री नहीं है कि कोई यहाँ पे अटैक करके यहाँ की दुनिया को या अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर सकता है दोस्तों। और ऐसा भी नहीं लग रहा कि वहाँ की सरकार जो है इतना कुछ गलत कर देगी कि वहाँ की जीडीपी क्रैश हो जाएगी या ग्रो करना बंद कर देगी या डिग्रो कर देगी। वहाँ की पॉपुलेशन के साथ भी दोस्तों ऐसा नहीं लगता। तो इतना पैसिमिज्म क्यों है दोस्तों? बेसिकली अमेरिका के साथ जो पॉलिटिकल टेंशंस चाइना की 2015 के बाद दोस्तों बढ़ी है, जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई थी। और अभी भी ये चांस हो रहे हैं, अब इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में, कि वहाँ पे दोबारा से ट्रंप की सरकार आ सकती है और वो बंदा इस तरह की पॉलिटिक्स करता है जो एंटी चाइना देखी जाती है। यानी कि जैसे टैरिफ वगैरह लगाना, टैक्स वगैरह बढ़ा देना ताकि चाइना अपना माल यूएस में एक्सपोर्ट ना कर सके। दोस्तों ट्रंप के आने ना आने से यही फर्क पड़ता है कि भैया चाइना को लोग एंटी अमेरिका के नज़रिए से देखने लग जाते हैं, अमेरिका को लोग एंटी चाइना के नज़रिए से देखने लग जाते हैं। दोनों के बीच में दिक्कत है। इंडिया के भी चाइना से ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है, मगर दोस्तों इन रिलेशंस के थोड़ा सा गलत होने से ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना की जीडीपी 4% की बजाय 1 या 1.5% से ग्रो करे या रिसेशन में चली जाए। इस चीज़ के दोस्तों कोई चांस नहीं है। ऊपर से चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों बहुत ही बढ़िया है जीडीपी ग्रोथ को लेके। ऐसे में अगर आपको इतनी सस्ती वैल्यूएशन मिल रही है, 8 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिल रहा है, जो कि वर्ल्ड में कहीं भी मिलना मुश्किल है, जो भी बड़ी कंट्रीज है दोस्तों। बड़ी कंट्रीज हम इसलिए कहते हैं, जैसे बड़ी हैं अमेरिका हो गया या इंडिया हो गया या चाइना हो गया, जापान, जर्मनी, यूके वगैरह। दोस्तों छोटे कंट्री में इन्वेस्ट करने के अपने रिस्क होते हैं, जैसे छोटी कंपनीज होती हैं। छोटी कंट्री है जैसे यूक्रेन है, तो भैया कभी भी खतरा रहता है, कोई भी आके अटैक कर दे, कोई दिक्कत कर दे। तो छोटी कंट्री के दोस्तों पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। जैसे बांग्लादेश है दोस्तों, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही थी, कपड़ा बनाने का काम उनका बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन सरकार का ही तख्ता पलट हो गया दोस्तों। ऐसे में वहाँ पे इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करें? तो आपके और मेरे जैसे बंदे बड़ी बड़े देशों को सिलेक्ट करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और सिक्योर कंट्री हैं, और चाइना दोस्तों उनमें से एक है। अब सिक्योर होने के बाद दोस्तों आपको चाइना सस्ता भी मिल रहा है। अब ये लॉजिकल है कि इलॉजिकल है ये नहीं पता, लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट में बहुत कुछ इलॉजिकल होता है, इरेशनल होता है। ऐसे में अगर आज चाइना के लिए सेंटीमेंट नेगेटिव है और वहाँ की स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा सस्ती मिल रही है, तो मुझे तो लगता है ये वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को और वहाँ के कॉरपोरेट्स की अर्निंग को काफ़ी हद तक प्राइस इन कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वहाँ पे बाय करने की सोच सकता हूँ कि भैया आप चाइना को आज खरीद लो, और वहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो आपके फेवर में है। अब सवाल ये भी है कि क्या आप अपना सारा पैसा चाइना में ही लगा देंगे? इसका आंसर है दोस्तों नहीं। अगर आप चाइनीज़ मार्केट में ही सारा पैसा लगा देंगे तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। इसकी बजाय आपको मैक्सिमम पैसा आप अपनी कंट्री में लगाएं, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा जो आपने यूएस में या कहीं और लगाना है उसमें से इंटरनेशनल जो आपका एक्सपोजर है उसमें से कुछ पैसा आप चाइना में जरूर लगा सकते हैं। एफआईआई तो दोस्तों ऐसा ही कर रहे हैं, जेफरीज तो इसी तरह की बात कर रहा है, क्रिस वुड तो इसी तरह की बात कर रहा है। उनको भी दोस्तों वहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। और अब भारत सरकार ने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पे जो टैक्सेशन था उसको थोड़ा सा बेटर कर दिया दोस्तों। पहले ये टैक्सेशन डोमेस्टिक इक्विटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल था, यानी डोमेस्टिक इक्विटी में टैक्स आपको 10% देना पड़ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल में आपको मार्जिनल रेट पे काफ़ी ज़्यादा 20, 25, 30% इस तरह से आपका टैक्सेशन पड़ता था दोस्तों। लेकिन अब दोनों एक लेवल पे आ गए दोस्तों, 12.5%। तो टैक्सेशन के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 12.5% अगर आपने टैक्स देना है लॉन्ग टर्म में, तो दोस्तों अब इंडिया में आप इंडिया के स्टॉक खरीदिए या चाइना के या यूएस के, टैक्सेशन दोस्तों बराबर है, लेकिन वैल्यूएशन दोस्तों डेफिनेटली चाइना की इंडिया से बहुत ज़्यादा सस्ती है। अब दोस्तों बेट आपकी है, अगर आपको इंडिया में लेना है तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लीजिए, क्योंकि वो एक बढ़िया फेवरेबल सेक्टर है, काफ़ी सही वैल्यूड है। और अगर आपको कुछ और लेना है, आप सोचो यार इंडिया से बाहर भी कुछ लेना है, तो चाइना इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि अमेरिका भी आज के टाइम पे काफ़ी महंगा हो चुका है दोस्तों। अमेरिका का भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल काफ़ी महंगा है। इधर जापान अगर आप देखो तो भैया ग्रोथ ही नहीं है वहाँ पे, जीडीपी नहीं ग्रोथ कर रही वहाँ पे। जर्मनी का भी दोस्तों बुरा हाल है, वहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, ग्रोथ रेट कम है। तो कहने का मतलब है वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बची ही 3 कंट्री हैं, एक तो अमेरिका, एक चाइना और एक इंडिया दोस्तों। अब इनमें से इंडिया और अमेरिका महंगे हैं और चाइना काफ़ी ज़्यादा सस्ता है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चाइना में इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे बहुत बुरा आइडिया नहीं है।
तो हम इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने इससे क्या सीखा और क्या फ्रेमवर्क बनाया कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इससे क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, बनता क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। दोस्तों इन्वेस्ट करते हो सबसे पहले आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हो कि भैया किस कंट्री की ग्रोथ रेट कितनी हो रही है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो। अगर ग्रोथ रेट आपकी काफ़ी कम है, 1-1.5% है या इससे भी कम है, या कोई कंट्री ग्रो ही नहीं कर रही है, डिग्रो कर रही है, वहाँ पे आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि अगर कंट्री ग्रो नहीं करती तो वहाँ के कॉरपोरेट्स भी ग्रो नहीं करेंगे और आपने वहाँ इन्वेस्ट करा तो आपका पैसा भी ग्रो नहीं करेगा। तो ग्रोथ रेट दोस्तों बड़ी ज़रूरी है। यूएस में 2-2.5% है, इंडिया में 7% है और चाइना में 4%, 4.5% या 5 कह लीजिए, लगभग ऐसे चल रही है। तो ग्रोइंग कंट्री आपको लेने पड़ेंगे, जापान, जर्मनी वगैरह, यूके, इनके अंदर। यूरोप में दोस्तों ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है तो आप उनको छोड़ करके चलेंगे। ग्रोथ के बाद दूसरा दोस्तों होता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। कॉर्पोरेट अर्निंग्स का दोस्तों साइकिल होता है, जैसे हो सकता है 5-10 साल कॉर्पोरेट अर्निंग्स ना आए और फिर एक अचानक से बड़े सारा कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ जाएं। तो ये दोस्तों इस साइकिल को भी आपको ध्यान में रखना होता है कि किसी कंट्री में कॉर्पोरेट्स पहले कितना कमा चुके हैं और आगे उनके क्या चांस है, तो उसका आपको एक अंदाजा होना चाहिए। तीसरी चीज़ दोस्तों लिक्विडिटी होती है, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लिक्विडिटी के अलावा चौथी चीज़ होती है सेंटीमेंट। दोस्तों जो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं कि चाइना को लेके सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है, लिक्विडिटी भी दोस्तों ओब्वियसली नेगेटिव होगी। हो सकता है चाइना में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हो, तो स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहा, फॉरेनर्स भी नहीं आ रहे दोस्तों। तो जब लिक्विडिटी और सेंटीमेंट पुअर होता है तभी वैल्यूएशंस बढ़िया होते हैं दोस्तों। ओवरऑल मिला के इतनी सारी लंबी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत ही लंबी वीडियो थी। मेरा रुख दोस्तों आज के टाइम पे चाइना पे पॉजिटिव है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का थोड़ा हिस्सा 5-10% वहाँ पे लगा सकते हैं।